हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसएससी के कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम टीयर 1 जो कि 5/12/2022 को हुआ था, उसके आज थर्ड शिफ्ट को करेंगे। थर्ड शिफ्ट के आज हम इंग्लिश के 25 क्वेश्चन के साथ डील करेंगे। इसके अलावा मैंने इंग्लिश के 5 तारीख से पहले वाले जो शिफ्ट्स हुए थे उनके भी वीडियोस बना दिए हैं आपको, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इंग्लिश के पहले प्रश्न के साथ शुरू करते हैं। देखिए इंग्लिश सेक्शन यहाँ से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द सेंटेंस विद द अप्रोप्रिएट यूज ऑफ preposition, मतलब किसमें preposition सही तरह से यूज हुआ है उसके बारे में पूछ रहा है। तो जब आप इसे पढ़ेंगे तो यहाँ पे इस वाले चीज में चेंज आ रहा है। यहाँ पे दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर टिल ऑलमोस्ट डार्क, मतलब वो सुबह के साथ उठ जाते हैं और जब तक कि डार्क नहीं होता तब तक काम करते हैं। तो यहाँ पे टिल जो है सबसे अप्रोप्रिएट है। अटमोस्ट, बाई और स्टिल दोनों को दोनों ये तीनों ही फॉलो नहीं करेगा एग्जैक्टली। दे राइज विद द मॉर्निंग लार्क एंड लेबर अटमोस्ट, अटमोस्ट मतलब उस मतलब इतना तो होना ही चाहिए उस तरह का, मतलब कि लेबर डार्क तक करना ही करना है, ऐसा कुछ तो है नहीं। या लेबर बाय ऑलमोस्ट डार्क, तो बाय तो ऐसे ही गलत लग रहा है, और स्टिल ऑलमोस्ट डार्क ये भी गलत लग रहा है। तो इसीलिए सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा। वो सुबह दिन के साथ उठते थे और तब तक काम करते थे जब तक कि अंधेरा ना हो जाता था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस, मतलब ये जो ग्रेव एरर है इसके लिए आपको इडियम पहचानना है। तो लिखा है ही वॉज सैक्ड फ्रॉम हिज जॉब बिकॉज ऑफ अ ग्रेव एरर ऑन हिज पार्ट, मतलब उसे उसके जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसने अपने सर पे एक ग्रेव एरर किया, बहुत बड़ी गलती की। उसके लिए एक शब्द है हिमालयन ब्लंडर, मतलब हिमालय की तरह ब्लंडर, मतलब बहुत बड़ी मिस्टेक। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स मतलब होता है बहुत ज्यादा बारिश होना। और माइंडिंग वंस पीस एंड क्यूज इसका मतलब होता है टू बी केयरफुल अबाउट बिहेविंग इन अ पोलाइट मैनर, मतलब पोलाइट मैनर में बिहेव करना या उसका प्रयास करना। माइंड्स वन पी एंड क्यू मतलब कि बहुत केयरफुल होना। ऑप्शन और पिकिंग होल्स इन वन स्कॉट मतलब होता है टू क्रिटिसाइज समवन बाय पॉइंटिंग आउट द फ्लॉज इन देयर वर्क, मतलब किसी के काम में कमियां खोजना, कोई भी हो। मतलब कुल मिला के देखिए, मतलब कोर्ट में छेद खोजने का क्या मतलब हुआ, गलतियां खोजना किसी भी चीज में। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ हमारा इसका करेक्ट आंसर था, ग्रेव एरर मतलब हिमालयन ब्लेंडर। अगले वाले में कह रहा है देखिए मोस्ट अप्रोप्रिएट कॉलोकेशन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे लिखा है द बैंकर वार्नड मी नॉट टू बी केयरलेस फ्रॉम माई एटीएम। केयरलेस फ्रॉम नहीं, केयरलेस विथ होता है, केयरलेस के साथ विथ फॉलो होता है। बैंकर ने उसे वार्न किया कि वो अपने एटीएम के साथ केयरलेस ना रहे, उसको केयरफुल यूज करे। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सबसे अप्रोप्रिएट है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में एंटोनिम कहना है अंडरलाइन शब्द का, तो देख पढ़ते हैं। बियोवुल्फ was praised for his valor displayed in the battlefield। बियोवुल्फ एक हीरोइक प्ले है, उसके बारे में कह रहा है कि उसको प्रशंसा दी गई थी किस लिए, उसके उसने जो बैटलफील्ड में अपना शौर्य जो दिखाया था, ब्रेवरी जो दिखाई थी। वैलर माने ब्रेवरी, क्या हिंदी में शब्द है शौर्य। तो वैलर माने बहादुरी या ब्रेवरी, तो उसका उल्टा हो जाता है कावर्डीज मतलब कायरता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर है। फोरबियरेंस मतलब होता है, मतलब वो क्वालिटी जिसमें कि आप लोगों के साथ पोलाइट या सिंपैथेटिक हो, अगर उन्होंने कोई मिस्टेक कर दिया उसके बावजूद भी। इसके लिए एक शब्द हम टॉलरेंस कह सकते हैं या एंड्योरेंस कह सकते हैं, लीनियंसी भी कह सकते हैं। इरुडिशन मतलब होता है नॉलेजेबल, स्किल्ड या विद्वान, नॉलेजेबल। और आइडियोसिंक्रेसी मतलब होता है इसेंट्रिसिटी, मतलब कुछ लोग का जो अजीब बर्ताव होता है। अ पर्सन्स पर्टिकुलर वे ऑफ बिहेविंग, कोई अलग तरह का अजीब सा बर्ताव जो कि अनयूजुअल हो या थोड़ा स्ट्रेंज हो, उसको हम आइडियोसिंक्रेसी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा इसका करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन फिफ्थ में फिर से अप्रोप्रिएट इडियम से सब्स्टिट्यूट करना है। आई हैव बीन अ वेजिटेरियन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। वेरी लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास इडियम होता है डोंकीज ईयर्स, मतलब बहुत लंबा समय। डक इन द थंडरस्टॉर्म मतलब होता है कि जब आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए, लुकिंग होपलेस एंड सैड एंड डिजेक्टेड। लुकिंग होपलेस एंड सैड मतलब डक इन द थंडरस्टॉर्म, मतलब आप किसी ऐसे सिचुएशन में फंस जाए जहाँ से आप निकल ना पा रहे हो, होपलेस हो जा रहे हो, बहुत ही निराश हो जा रहे हो। डाई इन हर्नेस मतलब होता है डाई वाइल स्टिल एट वर्क, मतलब कि आप काम कर रहे थे तभी आपकी मृत्यु हो गई, या काम के दौरान या ऑफिस में ही मृत्यु हो जाए। और डोमैकल्स स्वॉर्ड होता है कोई एमिनेंट डेंजर, मतलब ऐसा कुछ जो कि मतलब कोई विपत्ति की संभावना,
जो आना निश्चित हो। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था, डोंकीज ईयर्स, वेरी लॉन्ग टाइम। क्वेश्चन नंबर 6, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गया। अ वेरी एक्सपेंसिव एंड एलैबोरेटली बिल्ट टूम, मतलब किसी का बहुत ही बेहतरीन तरीके का जो टूम बना हो उसको हम क्या कहते हैं, उसको मौसलम कहते हैं। जैसे कि ताजमहल एक मौसलम ही है, क्योंकि उसमें नूरजहां और शाहजहां दोनों के ही कब्र हैं, और लेकिन वो बहुत ही इलेबोरेट वे में बना हुआ है, इसलिए उसे हम मौसलम कहेंगे। सिमेट्री मतलब तो कब्र होता है, नॉर्मल कब्र जहाँ पे लोगों को दफनाया जाता है। मॉस्क माने मस्जिद, और मास्टरपीस मतलब फाइन पीस ऑफ आर्ट वर्क। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 7, अंडरलाइन शब्द को रिप्लेस करने को कह रहा है। एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ हाउस वर अनक्लीन। तो देखिए हाउस यहाँ पे सिंगुलर है, तो हाउस के साथ वॉज होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ सबसे अप्रोप्रिएट जाएगा। मतलब एवरी नूक एंड कॉर्नर मतलब घर का कोना कोना जो था वो साफ नहीं था, वो गंदा था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है डायरेक्ट फॉर्म में सेंटेंस को तब्दील करने के लिए। तो जॉन सेड दैट ही वॉज देयर टू रिजॉल्व दैट फाइट फॉर देम। देम का हो जाएगा यू, यू सब में है। ही का जगह आई होना चाहिए, देखिए आई यहाँ पे है, यहाँ पे यू आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ ही के साथ वॉज है, तो आई के साथ एम होना चाहिए। आई के साथ एम है, देखिए यहाँ भी आई के साथ एम है, तो ये तो गलत हो जाएगा। आई के साथ वॉज है, दो तो गलत हो गए। देखिए यहाँ पे जॉन सेड दैट था, तो जॉन सेज लिखा है, जॉन सेड होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सबसे अप्रोप्रिएट होगा। जॉन सेड आई एम हियर टू रिजॉल्व दिस फाइट फॉर यू। जॉन ने कहा कि मैं यहाँ पे झगड़ा सुलझाने के लिए ही आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम पूछ रहा है शब्द टायरनी का। टायरनी मतलब होता है डिक्टेटरशिप, हुकूमत चलाना एक आदमी का, जैसे कि हिटलर एक टायरेंट था। ऑटोक्रेसी भी कह सकते हैं, एक आदमी जब उसे रूल करे तब हम उसे टायरनी कहते हैं या ऑटोक्रेसी कहते हैं। कंपैशन मतलब होता है सिंपथी, या आप कह सकते हैं फेलो, किसी की फीलिंग को फील कर पाना, सिंपथी रखना उससे। सोशल मतलब तो समाज हो गया, और डिस्कॉर्डेंस मतलब होता है लैक ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन टू पीपल। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है रीडिंग ऑफ सिल्क वर्म इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो बागवानी को कहते हैं, सिल्क वर्म को रियर करने को हम सेरीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर स्टडी ऑफ फ्लावर फ्रूट एंड वेजिटेबल होता है। पिसिकल्चर होता है स्टडी ऑफ फिशेस। एग्रीकल्चर मीन्स स्टडी ऑफ क्रॉप्स एंड ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स। और एपीकल्चर रियरिंग ऑफ बीज, मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर था सेरीकल्चर, रियरिंग ऑफ सिल्क वर्म। क्वेश्चन नंबर 11 एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करने को कह रहा है सेंटेंस को। तो देखिए पढ़ते हैं। द मेमोरियल इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी अटेंडेड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल। इज है यहाँ पर वर्ड देखिएगा तो हमारा सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में होना चाहिए, पास्ट में नहीं। देखिए यहाँ वॉज है, गलत हो जाएगा। आर है, ये हो सकता है। हैड है, ये भी गलत हो जाएगा। आर है, ये करेक्ट हो सकता है। अब अगर आप आगे पढ़ें तो यहाँ पे देखिए अटेंड लिखा हुआ है शब्द, और यहाँ पे देखिए यहाँ अटेंडिंग लिखा हुआ है, इसीलिए ये गलत हो जाएगा। तो बचा क्या हमारे पास लास्ट वाला ऑप्शन, थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर एक्सपेक्टेड टू अटेंड द मेमोरियल इवेंट। मतलब बहुत सारे लोग जो है वो मेमोरियल इवेंट को अटेंड करने वाले हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहा है टायरनी का। तो देखिए अभी भी आपने ऊपर टायरेंट शब्द देखा था, उससे ही पता चल जाता है कि टायरनी जो शब्द है वो गलतली स्पेल्ड है। इसकी सही स्पेलिंग होती है TYRANNY। टायरनी माने ऑटोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, तानाशाही। ट्रैंक्विलिटी मतलब जब सब कुछ पीसफुल हो, काम हो। सीरेनिटी मतलब भी सीरीन, शांत एकदम। और हार्मनी मतलब भाईचारा। ऑप्शन नंबर सेकंड की स्पेलिंग गलत थी, टायरनी। क्वेश्चन नंबर 13 इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड फिर से आ गया। तो देखिए मूवमेंट सही है, प्रिसाइज भी सही है, फ्लैशी भी सही है। केचप जो है ये गलत लिखा हुआ है, केचप आपने देखा होगा, टमाटो केचप, टमाटो की चटनी। इसकी सही स्पेलिंग होती है KETCHUP, केचप। ऑप्शन नंबर सेकंड। प्रिसाइज मतलब होता है एकदम पिन पॉइंट कर लेना, जैसे कि आपने प्रिसाइजली आप ड्राइंग बनाते होंगे फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में। प्रिसाइज ड्राइंग मतलब एकदम बारीकी से काम को एकदम 100% एक्यूरेसी के लिए प्रयास करना। फ्लैशी मतलब जो कुछ चमकदार सी चीजें हों। और मूवमेंट मतलब तो मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह जाना, या विद्रोह के लिए भी मूवमेंट हो जाता है शब्द। तो ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 फिल इन द ब्लैंक्स। द कंपनीज प्रॉफिट्स वर लो एंड दे वर फोर्स्ड टू डैश स्टाफ। फोर्स तो देखिए जब कंपनी के प्रॉफिट लो होते हैं, कंपनी नुकसान में होती है, तो उससे क्या होता है कुछ स्टाफ को
निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास शब्द है ले ऑफ। ले ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ वर्क और बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ प्रॉफिट, या कंपनी में किसी ना किसी तरह की शॉर्टेज की वजह से, वर्क का शॉर्टेज या प्रॉफिट्स का शॉर्टेज की वजह से जब कुछ लोगों को निकालना पड़े तो उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ले ऑफ। ले ऑन का मतलब होता है फैला देना या किसी को अकाउंटेबल बना देना। लाई ऑन का तो कोई ऐसा शब्द है नहीं। और लिस्प ऑफ मतलब होता है टू बिहेव और टू टॉक इन अ चाइल्डिश वे। लिस्प मतलब आपको पता होगा जब कई बार लोग एस को टी एच प्रोनाउंस करें, एस ढंग से ना बोल पाए, उसको लिस्प कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर था, ले ऑफ। क्वेश्चन नंबर 15 एरर स्पॉटिंग के लिए कह रहा है, तो देखिए आफ्टर सीइंग दैट श्रेया वाज इन ट्रबल राहुल क्वाइटली स्टेप्ड अप टू हेल्प। मतलब राहुल जब श्रेया को परेशानी में राहुल ने देखा तो वो हेल्प के लिए तुरंत पहुंच गया। स्टेप्ड अप मतलब हेल्प के लिए आना। तो ये ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस है, इसीलिए इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन 16 कह रहा है अंडरलाइन शब्द को सही करने के लिए, तो सेंटा क्लॉज से स्टेज एट द नॉर्थ पोल व्हेन ही इजंट आउट डिलीवरिंग, यहाँ पे आउट के साथ डिलीवरिंग होना चाहिए शब्द। गिफ्ट्स टू द क्रिसमस, गिफ्ट्स फॉर क्रिसमस। तो ये कह रहा है कि जो सेंटा क्लॉज होते हैं वो जनरली नॉर्थ पोल में होते हैं जब वो गिफ्ट वितरित नहीं कर रहे होते हैं, देखिए नहीं कर रहे होते हैं, थोड़ा सा प्रेजेंट का सेंस आ रहा है जब आप इसे हिंदी में कन्वर्ट करें। और यहाँ डिलीवर मतलब कर दिया, दे दिया, पास्ट का सेंस आता है, तो इसीलिए डिलीवरिंग शब्द अप्रोप्रिएट ज्यादा जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन 17 एंटोनिम पूछ रहा है शब्द गिल्टी का। गिल्टी मतलब दोषी, तो उसके लिए शब्द होता है निर्दोष, मतलब कि इनोसेंट। ऑप्शन नंबर सेकंड। रेमनेंट मतलब रिमेन्स ऑफ समथिंग, जैसे कि आपने देखा होगा मतलब बहुत बड़ा डिफॉरेस्टेशन होने के बाद जो कुछ छोटे मोटे पेड़ बच जाते हैं उसको हम रेमनेंट कहते हैं। नॉन चलांट मतलब होता है नॉट शोइंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट अबाउट समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ के लिए कोई इंटरेस्ट एक्साइटमेंट शो ना करना, एंशियस ना होना, मतलब वरिड ना रहना, एकदम से न्यूट्रल रहना, शो ना करना इंटरेस्ट। और ऑमनी पोटेंट मतलब वन हु इज और पावरफुल। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन 18 अंडरलाइन शब्द को का मीनिंग पूछ रहा है, तो द प्रेसिडेंट्स कंसर्न फॉर द होमलेस पीपल वाज सुपरफिशियल एंड एंडेड एज सून एज द मीडिया लेफ्ट द इवेंट। मतलब कि जो प्रेसिडेंट का कंसर्न था होमलेस लोगों के लिए वो सुपरफिशियल था, मतलब वो ऊपरी दिखावा था, अंदर से वो कुछ ऐसा फील नहीं कर रहे थे। और जैसे ही मीडिया पर्सन चले गए उनका जो कंसर्न था वो भी खत्म हो गया। तो सुपरफिशियल मतलब होता है दिखावटी, ऊपरी ऊपरी, तो इसीलिए उसके लिए एक शब्द है शैलो, मीन्स नॉट डीप या नॉट वेरी मच कंसर्न्ड। इस कॉन्टेक्स्ट में सेकंड वाला ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। डेरोगेटरी मतलब होता है आलोचनात्मक टिप्पणियां करना, मतलब किसी किसी के लिए डेरोगेटरी कमेंट्स देना या किसी को नीचा दिखाना या उसके लिए बुरे कमेंट्स देना, बुरे बुरी बात कहना। रिगार्डलेस मतलब होता है जब कोई किसी चीज़ का रिगार्ड न करे या किसी चीज़ को अनइम्पॉर्टेंट समझे। और इनसब्सटैंशियल मतलब होता है समथिंग विच इज नॉट सब्सटैंशियल, जो कि पर्याप्त ना हो, पर्याप्त से कम। जैसे कि द राइस वॉज नॉट सब्सटैंशियल, इनसब्सटैंशियल इसका मतलब क्या हुआ, इट वॉज नॉट इन दैट मच अमाउंट ऑफ क्वांटिटी विच वन रिक्वायर्स। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है, द अ प्लेस वेयर कॉइन्स एंड मेडल्स आर मेड। वो जगह जहाँ पे कॉइन्स या मेडल्स बनाए जाते हैं उसे हम कहते हैं मिंट। ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑफिस मतलब कार्यालय, माइन मतलब खदान, और बार्न मतलब वो एरिया जहाँ पे आप क्रॉप्स को और एनिमल्स को रखते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 20 पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को कह रहा है, माई ब्रदर लाइक्स फुटबॉल। लाइक्स है देखिए, तो फुटबॉल इज लाइक्ड बाय माई ब्रदर, ये होगा करेक्ट आंसर। फुटबॉल इज लाइक्ड बाय माई ब्रदर। लाइक्स है इस वजह से, देखिए यहाँ वॉज आ गया यहाँ, जबकि लाइक्स जो प्रेजेंट टेंस है इसीलिए गलत हो जाएगा। इज लाइक तो नहीं होना चाहिए। इज लाइक्ड होता है जब वर्ब के साथ V3 इस्तेमाल होता है। वॉज लाइक फिर से वॉज आ गया। इज लाइक्ड बाय माई ब्रदर फोर्थ ही सबसे अप्रोप्रिएट है। अब चलते हैं हम कॉम्प्रीहेंशन पे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास कॉम्प्रीहेंशन आ गया, क्लोज टेस्ट है ये। तो पढ़ते हैं पैसेज को। तो द मोनेस्ट्री इन तवांग हैज रिसेंटली अंडरगॉन डैश एंड ब्राइट पेंटिंग्स डैश एट वॉल। देखिए ब्राइट पेंटिंग्स आ गई हैं, तो क्या हुआ होगा, कुछ तरह का इंप्रूवमेंट हुआ होगा, कुछ तरह का रेनोवेशन हुआ होगा। रेनोवेशन मतलब चीज़ों को वापस सुधारना, साफ सफाई करना, पेंट वेंट करके जब हम चीज़ों को चमका देते हैं वापस, तो उसको रेनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन मतलब कुछ नई चीज़ इनोवेट करना होता है। डिप्रिसिएशन मतलब
कोई चीज़ जिसकी वैल्यू घटती चली जा रही है उसे डिप्रिसिएशन कहते हैं, और टर्मिनेशन मतलब समाप्त कर देना। ये तीनों ही ऑप्शन कोई किसी भी तरह से फॉलो नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। द मोनेस्ट्री इन तवांग हैज रिसेंटली अंडरगॉन एंड रेनोवेशन एंड ब्राइट पेंटिंग्स डैश इट्स वॉल, मतलब पोर्ट्रे या अडॉन ऐसा करके शब्द होना चाहिए। तवांग जो मोनेस्ट्री है वो कुछ ही समय पहले उसमें रेनोवेशन हुआ है और ब्राइट पेंटिंग जो है उसके वॉल्स पे दिख रही है। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन 22, तो देखिए, एंड ब्राइट पेंटिंग्स अडॉन, अडॉन मतलब क्या होता है, मेक मोर ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव। अब क्योंकि उसमें पूरी जो उसमें रेनोवेशन हुआ है तो जो पेंटिंग्स है वो और खूबसूरत बना रही है उस मॉनेस्ट्रीज को। ऑप्शन नंबर 4 इसलिए करेक्ट होगा। एक्सपोज मतलब किसी चीज का खुलासा कर देना। रेक्टिफाई माने गलती का सुधार। ये हमारे पिछले वर्ड में पिछले एक पैसेज में भी आया था, पिछले वीडियोस में, वीडियो को आप चेक कर सकते हैं। और अडोर मतलब होता है टू लव समवन। ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट आंसर है। Question 23. Dances and ceremonial celebrations are held in dash, the most important of which is held on the night of बुद्ध पूर्णिमा। तो देखिए, जो डांसेस और सेरेमोनियल सेलिब्रेशंस होता है वो कहाँ पे हेल्ड होगा? को चर्च यार्ड में तो होगा नहीं, क्योंकि ये चर्च तो है नहीं, ना ही शिपयार्ड में होगा, ना ही जंक यार्ड में होगा, ये होगा कोर्ट यार्ड, मतलब कि आंगन में। कोर्ट यार्ड मतलब होता है आंगन। तो वहां पे क्या हो रहा था, डांसेस और सेरेमोनियल सेलिब्रेशंस हो रहे थे, और ये सबसे ज्यादा कब होता था? बुद्ध पूर्णिमा की रात को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फोर्थ में देखिए, नाइट ऑफ बुद्ध पूर्णिमा, द फुल मून ऑन विच द बुद्धा वॉज बॉर्न डैश एनलाइटमेंट एंड डाइड। उनका जन्म हुआ, एनलाइटमेंट को क्या किया होगा उन्होंने? अटेन किया होगा। अटेन माने हासिल, डीप मेडिटेशन करने के बाद उन्हें इसकी प्राप्ति हुई, अटेनमेंट की, मतलब कि निर्वाण की प्राप्ति हुई और फिर उनकी मृत्यु हो गई। ये जो मतलब बुद्धा का बर्थ, एनलाइटमेंट और डेथ को मतलब इन सेरेमोनियल जो डांसेस होता है उसे रिप्रेजेंट करता है। डिस्प्ले मतलब भी दिखाना होता है। ट्रांसफर मतलब किसी को एक जगह से दूसरी जगह भेज देना, और रिसीव मतलब रिसीव करना, कोई चीज पा लेना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। और आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, टू रीच तवांग यू ड्राइव फॉर 12 आवर्स फ्रॉम आसाम तेजपुर टाउन, अ मेजर इंडियन फॉरेस्ट फोर्सेस बेस। द बेस्ट सीजन द विजिटर कैन चूज फॉर कमिंग टू तवांग इज डैश सितंबर टू नवंबर। इज बिटवीन मतलब सितंबर से नवंबर के बीच आना सबसे बेहतर होता है। अबाउट तो होगा नहीं, क्योंकि हम बीच की बात करें, अमंग दो लोग, दो से ज्यादा लोगों के बीच में जब कुछ चीजें डिस्ट्रीब्यूट करना हो तो यूज होता है। और बिसाइड मतलब टू द साइड ऑफ, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर थर्ड बिटवीन सबसे अप्रोप्रिएट होगा। इसका मतलब क्या है कि जो विजिटर्स हैं वो तवांग में आने के लिए वहां पे बेस्ट टाइम होता है बिटवीन सितंबर टू नवंबर। ऑप्शन नंबर थर्ड। इसके साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इसके अलावा भी मैंने इससे 5 तारीख से पहले के जितने भी इंग्लिश के शिफ्ट हुए हैं उनके वीडियोस बना दिए हैं। आपको उन सारे वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने रीजनिंग के भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। इंग्लिश के सारे सेट खत्म होने के बाद हम रीजनिंग भी कंप्लीट कर देंगे। एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आ गई है और मोस्ट प्रोबेबली जून में आपका एग्जाम होगा। तो उस समय के लिए मतलब उस एग्जाम के लिए ये जो है ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। फेज 6 का भी, फेज 11 का भी एग्जाम है, उसके लिए भी हेल्पफुल हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड के साथ शेयर कर सकते हैं, और इस तरह के कंटेंट के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।